मणिपुर एक ऐसी जगह जो कभी अपनी खूबसूरती, कल्चर और स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज जब भी मणिपुर का नाम सुनाई देता है तो सामने आती है जलते हुए घरों की तस्वीरें, बंदूकों की आवाज़ें, रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हजारों लोग और एक सवाल जो पिछले कई सालों से जवाब मांग रहा है, आखिर मणिपुर अभी तक जल क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ मेती और कुकी कम्युनिटीज के बीच का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर जो हमें दिखाया जा रहा है वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है? क्योंकि जितना गहरा आप मणिपुर को समझने की कोशिश करते हो, उतनी ही ज्यादा लेयर्स सामने आती है। आज हम इमोशंस नहीं, फैक्ट्स, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के लेंस से समझेंगे कि मणिपुर का क्राइसिस इतना लंबा क्यों खिंच गया। द स्टेट दैट ज्योग्राफी कर्स्ड। हर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ज्योग्राफी से होती है, और मणिपुर की ज्योग्राफी ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी। मैप को ध्यान से देखिए। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और इसकी बॉर्डर म्यांमार से लगती है। यह लोकेशन मणिपुर को स्ट्रेटेजिक बनाता है, लेकिन वल्नरेबल भी। अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्टेट दो मेजर रीजन्स में डिवाइडेड है, वैली और हिल्स। वैली एरिया पूरे स्टेट का सिर्फ लगभग 10% है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा रहता है, ज़्यादातर मेटी कम्युनिटी। दूसरी तरफ हिल एरियाज लगभग 90% लैंड कवर करते हैं, और यहाँ कुकी, नागा और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। अब प्रॉब्लम समझिए, पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेटेड है, लैंड दूसरी जगह, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज अलग, लीगल प्रोटेक्शंस अलग और फियर्स भी अलग। जब पॉपुलेशन और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से मिसमैच करती है, तब टेंशन पैदा होता है। लेकिन ज्योग्राफी अकेले इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, अ हिस्ट्री दैट नेवर रियली एंडेड। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मणिपुर क्राइसिस 2023 में शुरू हुआ है, लेकिन सच ये है 2023 ब्लास्ट था। बारूद तो कई दशकों पहले ही बिक चुका था। ब्रिटिश एरा में वैली और हिल रीजन्स को अलग तरीके से गवर्न किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद मणिपुर भारत के साथ इंटीग्रेट हुआ, लेकिन आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के सवाल कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। हर कम्युनिटी अपनी हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस लेकर आगे बढ़ी। मेटी कम्युनिटी को लगता रहा कि उनकी पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। कुकी और नागा कम्युनिटीज़ को लगता रहा कि उनकी लैंड राइट्स और ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी को बचाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ज़मीन का नहीं है, ये आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट है। और दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स वही होते हैं जहाँ लोगों को लगता है कि उनकी पहचान खतरे में है। लैंड डिवाइड की जा सकती है, पावर शेयर की जा सकती है, लेकिन आइडेंटिटी, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आई एक ऐसी डेवलपमेंट जिसने पुरानी टेंशन्स को फिर से जिंदा कर दिया, द स्पार्क दैट इग्नाइटेड द फायर। 2023 में एक लीगल और पॉलिटिकल इशू ने पुरानी टेंशन्स को सरफेस पर ला दिया। प्रोटेस्ट हुए, काउंटर प्रोटेस्ट हुए, और धीरे धीरे वायलेंस स्टेट के कई रीजन्स में फैल गया। घर जलाए गए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, कम्युनिटीज फिजिकली अलग हो गई, ट्रस्ट टूट गया। और जब ट्रस्ट टूट जाता है, तब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं रहता, वो सोशल फ्रैक्चर बन जाता है। इसी वजह से आज भी पीस रिस्टोर करना इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि बिल्डिंग्स को दोबारा बनाया जा सकता है, रोड्स को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट को रिबिल्ड करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक और एंगल है जिसके बारे में कम बात होती है, मनी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, द डेवलपमेंट पैराडॉक्स। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, अगर मणिपुर में कंप्लीट पीस होती तो ये स्टेट कहाँ होता? टूरिज्म बूम कर सकता था, ट्रेड हब बन सकता था, स्पोर्ट्स कैपिटल बन सकता था, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेंटर बन सकता था। और इसका रीज़न है मणिपुर की लोकेशन, इंडिया का एक्ट ईस्ट विजन, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी, म्यांमार, थाईलैंड, रीजनल ट्रेड, सब कुछ इस रीजन से लिंक्ड है।
यानी फ्यूचर में मणिपुर भारत का गेटवे बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब डेवलपमेंट आता है, रोड्स बनती है, ट्रेड कॉरिडोर्स बनते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है? लैंड। और इसी लैंड को लेकर अलग अलग कम्युनिटीज़ के कंसर्न भी अलग है। यहाँ डेवलपमेंट और आइडेंटिटी कभी कभी एक दूसरे के सामने खड़े नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यही पूरी कहानी है, तो रुक जाइए, क्योंकि अब आता है एक और कॉम्प्लिकेटेड लेयर, द ड्रग्स कॉरिडोर। मणिपुर की लोकेशन उसे स्ट्रेटेजिक बनाती है, लेकिन वही लोकेशन उसे वल्नरेबल भी बनाती है। मणिपुर के कुछ रीजन्स हिस्टोरिकली गोल्डन ट्रायंगल नारकोटिक्स इकोसिस्टम से लिंक्ड रहे हैं। इसी वजह से बॉर्डर ट्रैफिकिंग कंसर्न्स बार बार रेज किए जाते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज कई ऑपरेशंस कंडक्ट करती रही है और बॉर्डर मैनेजमेंट एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, जब इलीगल इकोनॉमी एंटर करती है, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि फिर इशू सिर्फ आइडेंटिटी का नहीं रहता, मनी का भी हो जाता है। स्मगलिंग नेटवर्क्स, इलीगल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सब कॉन्फ्लिक्ट को और डिफिकल्ट बना देते हैं। लेकिन फिर आया एक और फैक्टर जिसने पूरे रीजन की डायनामिक्स ही बदल के रख दी, द म्यांमार फैक्टर। अगर आप मणिपुर को समझना चाहते हैं तो म्यांमार को इग्नोर नहीं कर सकते। म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट बॉर्डर स्टेट्स पर नेचुरली पड़ता है। माइग्रेशन प्रेशर्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो जाता है। और इसी वजह से मणिपुर का इशू सिर्फ स्टेट लेवल इशू नहीं रह जाता, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू भी बन जाता है। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस चैप्टर पर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिबेट होती है, द ऑयल क्वेश्चन। इंटरनेट पर आपको हज़ारों पोस्ट मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगे, क्लेम्स मिल जाएंगे कि मणिपुर के नीचे हाइड्रोकार्बन्स और नेचुरल रिसोर्सेज का मैसिव पोटेंशियल छुपा हुआ है और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी और प्रूफ में फ़र्क होता है। कुछ जियोलॉजिकल सर्वेज और एक्सप्लोरेशन डिस्कशंस ज़रूर हुई है, हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल को लेकर रिपोर्ट्स भी सामने आई है, लेकिन अब तक पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करे कि करंट वायलेंस डायरेक्टली ऑयल के लिए हो रही है। और ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिसोर्सेज इररिलेवेंट है। दुनिया भर में जहाँ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेचुरली बढ़ जाता है। तो शायद सही सवाल ये नहीं है कि क्या ये ऑयल वॉर है, सही सवाल शायद ये है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज मणिपुर की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं? और उस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन वायलेंस का डायरेक्ट रीज़न प्रूव करना अलग बात है और स्पेकुलेशन को फैक्ट समझना अलग। द लॉस्ट जनरेशन। कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा विक्टिम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इंसान होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, यंग जनरेशन होती है, स्कूल्स बंद होते हैं, बिजनेसेस बंद होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती है, फैमिलीज डिस्प्लेस हो जाती है और पूरी एक जनरेशन अनसर्टेनिटी में बड़ी होती है। सोचिए, अगर पीस होती तो मणिपुर किस लेवल पर होता? टूरिज्म, ट्रेड, स्पोर्ट्स, स्टार्टअप्स, एजुकेशन, सब कुछ एक्सेलरेट कर सकता था। पोटेंशियल आज भी है, लेकिन पोटेंशियल और रियलिटी के बीच एक ही चीज खड़ी है, कॉन्फ्लिक्ट। कैन मणिपुर हील? तो सोल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन काफी है? नहीं। क्या सिर्फ पॉलिटिकल स्पीचेस काफी है? नहीं। क्या सिर्फ इकोनॉमिक पैकेजेस काफी है? नो। परमानेंट पीस के लिए 4 चीजें जरूरी होंगी: ट्रस्ट रिबिल्डिंग, कम्युनिटी डायलॉग, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और इफेक्टिव गवर्नेंस। जब तक कम्युनिटीज खुद को सिक्योर फील नहीं करेंगी, तब तक सस्टेनेबल पीस मुश्किल रहेगी। तो आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है? एक लाइन में जवाब देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कई कॉन्फ्लिक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मणिपुर भारत का सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स में से एक है।
और जब तक लास्टिंग पीस नहीं आती तब तक सिर्फ मणिपुर नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। शायद असली सवाल ये नहीं है कि मणिपुर क्यों जल रहा है, असली सवाल ये है हम इसे और कितने साल जलने देंगे।